राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कल हमने जनवरी का करंट अफेयर पढ़ा था, आज फरवरी 2025 का करंट अफेयर देखेंगे। सोर्सेज क्या हैं? अगेन सोर्सेज, ऑथेंटिक सोर्सेज ही होते हैं, मैंने बता दिया। तो दृष्टि की एक मैगजीन आती है, यूपी की यूपी की मंथली मैगजीन, उसी से है। कुछ और जगहों से भी है, घटना चक्र से है और ऑनलाइन सर्चिंग से भी है। तो बहुत अच्छे ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, आप टोटल रिलाई कर सकते हैं इस पे। बहुत सारे पेजेस दिए होते हैं, सब काम के नहीं होते हैं, जो जरूरी है केवल वही पढ़ना है। आप इसको पढ़ने के बाद फरवरी का करंट अफेयर कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू। तो यूपी के दक्ष मलिक ने को एक क्षुद्र ग्रह खोजा है। ये दक्ष मलिक यूपी के हैं, नोएडा के रहने वाले। तो इन्होंने कैसे खोजा? ये एक प्रोग्राम चलता है, आईएडीपी, इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एस्ट्रॉयड को ढूंढने के लिए प्रोग्राम चलता है आईएडीपी, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, रिसर्चर और साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स हैं। इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी ढूंढ सकता है। और ढूंढने के बाद नासा के अंतर्गत ये यूएसए का जो एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, नासा, उसके अंतर्गत चलता है। और उसके बाद इसका नामकरण किया जाता है। तो इसका नामकरण इनका क्या रखा गया? 2023 OG40, 2023 OG40। तो ये याद रखिएगा। तो यूपी के बच्चे ने खोजा है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछ सकते हैं। में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड आप जानते हैं जिसको, ये मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में एक ऐसे बेल्ट पाया जाता है, इसी में ये घूमते रहते हैं। और ये चट्टानी पिंड होते हैं, लेकिन ये गोलाकार नहीं होते हैं, कई सारे शेप के होते हैं। और कोई कोई इतने बड़े होते हैं कि इनका अलग सैटेलाइट या चंद्रमा भी होता है। तो कई सारे, बहुत सारे एस्ट्रॉयड हैं, तो इसको टेलीस्कोप से देखा जाता है, तो उसकी खोज की जाती है। तो ये पूछता है कि एस्ट्रॉयड किस बेल्ट में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति की कक्षा में एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। विश्व अर्धभूमि दिवस देखेंगे। अर्धभूमि दिवस, वेटलैंड डे, आपको पता है, 2 फरवरी, 2 फरवरी 1971 में रामसर एक जगह है ईरान में, वहां पे एक कन्वेंशन साइट साइन हुआ था, जिसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं, जो वेटलैंड के लिए है। वेटलैंड क्या होती है? आर्द्र और नम भूमि होती है, जहाँ पे हमेशा पानी रहता है या वहाँ दलदल होता है, कीचड़ होता है, इसको बोलते हैं। तो ये पार्वती अर्गा रामसर साइट है गोंडा में। यहाँ पे इस दिवस का उद्घाटन किया गया, उसको मनाया गया। तो पूछेगा कि 2025 का दिवस कहाँ मनाया गया? तो गोंडा में, पार्वती अर्गा रामसर साइट, गोंडा में। थीम क्या थी? ये थीम इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे उसमें पूछता है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर कॉमन फ्यूचर, अर्धभूमियों का हमारे साझा भविष्य के लिए अर्धभूमियों का संरक्षण। फिर क्या है ये, इसमें यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? पार्वती अर्गा जो रामसर साइट है, उसमें सफेद गिद्ध, भारतीय गिद्ध और मिस्र के गिद्ध यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यटन गलियारा विकसित किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट, यूपी में प्राकृतिक सांस्कृतिक गलियारा कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो अयोध्या और देवी पाटन, देवी पाटन शक्तिपीठ है, बलरामपुर में पड़ता है, इसके बीच में प्राकृतिक, नेचुरल और कल्चरल, प्राकृतिक सांस्कृतिक पर्यटन गलियारा विकसित किया जा रहा है। अमृत धरोहर पहल 2023 में शुरू की गई थी, इसी के अंतर्गत है अमृत धरोहर पहल। इसके 4 घटक होते हैं। क्या क्या? प्रजातियों का संरक्षण, प्रकृति और पर्यटन, आर्द्रभूमि का विकास, और लोगों को आजीविका देना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना। ये 4 अमृत धरोहर पहल के लक्ष्य हैं। अमृत धरोहर पहल का लक्ष्य पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राडार फैक्ट्री। तो राडार क्या होता है? तो राडार आप जानते हैं, ये फुल फॉर्म इसका होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये क्या करता है? ये रेडियो वेव्स का यूज करके किसी भी चीज को ट्रैक करता है। कोई भी वस्तु कहाँ है, कौन सी वस्तु है, किस रेंज में है, उसको ट्रैक करने के लिए रडार का यूज होता है। तो हमारे इंडिया में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, आपको पता होगा। डिफेंस कॉरिडोर एक तमिलनाडु में और एक यूपी में। तो यूपी में कितने जिले हैं? ये अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, ये 6 जिले याद रखिएगा। ये पूछ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस कहाँ कहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर किस किस जिले में यूपी में विकसित किया जा रहा है। तो ये किसके द्वारा रडार फैक्ट्री बनाई, स्टेब्लिश की जा रही है? भेल। भेल क्या है? एक कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
कंपनी है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के पास। ये कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? बीझा माई गांव है उसी के पास में, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर। नेक्स्ट टॉपिक, यूपी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। हमने कल पढ़ा था इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इस गठित हुआ। उसके लिए फिर यूपी सरकार ने खुद अपना अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गठित किया है। क्यों? क्योंकि 111 टोटल अभी तक वाटरवेज हैं पूरे इंडिया में, जिसमें से 11 हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो पूछे कितने जो है जलमार्ग हैं यूपी में? तो 11 जलमार्ग हैं। तो इसकी संरचना क्या होगी? ये जो प्राधिकरण होगा इसमें कौन होगा? इसका मुखिया जो हेड होगा वो सीएम, या सीएम जिस भी मंत्री को नियुक्त करे, परिवहन मंत्री या जो भी। दूसरा, इसका वाइस प्रेसिडेंट या उपाध्यक्ष कौन होगा? तो राज्य सरकार नियुक्त करेगी, किसी को भी उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। एक सदस्य जो है इसमें नियुक्त किया जाएगा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक सदस्य नियुक्त किया जाएगा। और यूपी के जो परिवहन आयुक्त होंगे उसके सीईओ होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। ये इसकी संरचना है। यूपी अंतर्देशीय पूछ सकता है, यूपी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण में निम्नलिखित में से कौन कौन सदस्य होंगे, तो उसमें नाम दे सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूपी टूरिज्म हब। तो यूपी टूरिज्म हब, यूपी को टूरिज्म हब कल हमने पढ़ा था। 65 करोड़ लोग लगभग यूपी में 2024 में टूर के लिए आए। तो देखिए टूरिज्म बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है, बहुत सारे जॉब्स को क्रिएट करने का, इकोनॉमी को बढ़ाने का। तो मान लीजिए 65,000 करोड़ लोग आए, तो एक एक हजार ही खर्च किया, तो 65,000 करोड़ रुपए यूपी में खर्च किया, तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? और जीएसटी सरकार को हर चीज पे मिलती है, तो कितना गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलता है। तो टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है। तो सरकार बहुत ध्यान दे रही है यूपी में, खास करके जो कल्चरल और रिलीजियस टूरिज्म है, सांस्कृतिक और रिलीजियस धार्मिक टूरिज्म है। आप जानते हैं अयोध्या, मथुरा, काशी ये सब है। तो धार्मिक सांस्कृतिक टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसमें स्वदेश दर्शन योजना देखिए शुरू किया गया था। स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में जब मोदी जी पीएम बने थे तभी शुरू किया गया था। उसका दूसरा चरण 2024 में शुरू किया गया। तो ये पूछ सकता है स्वदेश दर्शन योजना में कौन से नए जिले शहर शामिल किए हैं? तो नैमिषारण्य, प्रयागराज और महोबा, ये 3 जगहों को स्वदेश दर्शन योजना सेकंड में शामिल किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वरुणा नदी में प्रदूषक तत्व काफी बढ़ गए हैं। ये बीएचयू के वैज्ञानिकों ने 1000 से ज्यादा जहरीले रसायनों को खोजा। ये वरुणा नदी है, इसको आप देखिए। इसमें बहुत सारे जहरीले रसायन, जहरीले क्या होंगे? जिसमें फिनॉल होता है, जैसे बिस्फेनॉल होगा या ब्यूटाफिनॉल होगा। तमाम तरह के जहरीले केमिकल इसमें पाए गए। तो बीओडी इसका बढ़ जाता है। बीओडी क्या होता है? देखिए बीओडी होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड साधारण भाषा में समझिए कि एक कोई तालाब है, इसमें जितने भी जैविक तत्व हैं, इनको तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उसी को इसका बीओडी कहते हैं। तो जब इसमें कम कचरा होता है, कम मल होता है, तो बीओडी सही रहता है। नॉर्मल बीओडी जो है 5 से कम होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए मिलीग्राम पर लीटर, या पीपीएम भी कहते हैं इसको। तो इससे कम होगा तो नॉर्मल बीओडी कहा जाता है। तो देखिए 12.4 मिला है, तो नॉर्मल कितना होता है? 5। तो इसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला, ये इंपॉर्टेंट है एक भारत और डेनमार्क की साझेदारी से एक नया जो है कॉन्सेप्ट विकसित किया गया है या प्रयोगशाला बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? बनारस में बनाया गया है। क्या नाम है? स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला। तो गंगा की अब इसके बारे में, वर्णन नदी के बारे में कुछ तथ्य जान लें, क्योंकि यूपी स्पेशल भी हमारे सिलेबस में है। तो यूपी स्पेशल में नदियां भी हैं, तो नदी पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट नदी है, गंगा की छोटी सी है लेकिन जरूर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गंगा से मिलती है। गंगा की सहायक नदी है, प्रयागराज के फूलपुर से निकलती है और सराय मोहाना के निकट गंगा में बनारस में मिलती है। तो वाराणसी का नाम भी देखिए, वाराणसी वरुणा प्लस अस्सी घाट जो है वहां पे, तो वरुणा और अस्सी से इसका नाम भी वाराणसी पड़ा है। और सारनाथ जो कि एक जानते हैं बौद्ध स्तूप है, धार्मिक बौद्ध स्तूप बनारस में, वो भी गंगा और वरुणा के संगम पे है। वहां पे भी गंगा और वरुणा नदी है।
न्यूज है, 7 नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी दिया है यूपी गवर्नमेंट ने। तो नए एक्सप्रेसवे आप जानते हैं कि अब हाईवे पहले थे, अब एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट आ गया है, जिससे कि स्पीड क्या होती है, हाई स्पीड से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लॉजिस्टिक हो सकता है, लोग जा सकते हैं। उसके लिए 180 120 से ज़्यादा की स्पीड पे तो बहुत सारे 7 एक्सप्रेसवे नए को मंजूरी दी गई है, और बहुत सारे पहले से थे। पहला एक्सप्रेसवे कौन था? हमारा यमुना एक्सप्रेसवे पहला एक्सप्रेसवे था, आगरा से नोएडा के बीच में। तो आप ये याद कर लीजिएगा, सारा इसमें दिया हुआ फिगर में देख लीजिएगा। अब उसमें क्या बताएं, जब किस जिले से गुजरता है, कितने जिले आते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा मैप में, तो उसको देख लीजिएगा, यहाँ पे दिखाया भी गया है। नेक्स्ट है गुरु रविदास जयंती। रविदास जी की जयंती कब पड़ती है, कहाँ? गुरु रविदास माघ पूर्णिमा। आप जानते हैं हम लोगों का जो ऑफिशियल कैलेंडर है इंडिया का, आप लोगों को पता होगा, शक संवत है। ये जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर हमारा ऑफिशियल कैलेंडर नहीं है इंडिया का। इंडिया का ऑफिशियल कैलेंडर शक संवत है। आप प्रियम्बल में देखे होंगे, वह 12 फरवरी को मनाया गया। भक्ति आंदोलन के ये सुधारक थे, 14वीं सदी के ये संत थे, जो जाति व्यवस्था उन्मूलन के खिलाफ इन्होंने काफी संघर्ष किया। ये स्वामी रामानंद के शिष्य थे। देखिए, रामानंद के शिष्य थे, और इनकी शिष्या जो थी मीराबाई थी। तो मीराबाई की ये गुरु भी थे। बाकी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि गुरु ग्रंथ साहब में इनकी कविताएं संकलित की गई हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सारे लोगों की, कबीर की भी है, नामदेव की भी है, कई लोगों की बाणियां गुरु ग्रंथ साहिब में हैं, जिसमें इनकी भी 51 या कुछ कविताएं इसमें गुरु ग्रंथ साहब में शामिल की गई हैं। अगला है, एक मशीन है, ट्रैक स्कीमर मशीन। तो बस इसको जान लेना है कि ये है क्या। ये एक मशीन है, उसका फोटो मैंने नहीं लगाया। पानी की सतह की सफाई करता है। तब यहाँ कुंभ में यूज हुआ था, आप लोग देखे होंगे। बहुत सारे लोग वो पॉलीथीन बोतल और सारी चीजें जब पानी में फेंकते हैं, या जलकुंभी कहीं बहुत सारे वाटर हाइसेंथ जम जाता है, तो उसको निकालने के लिए, मतलब पानी की सतह को साफ रखने के लिए इसका यूज होता है। ये ट्रैक स्कीमर मशीन पूछ ले, मान लीजिए ट्रैक स्कीमर मशीन क्या है, तो आप उसके बारे में अवेयर रहिए कि ये इसका काम क्या है। नेक्स्ट है भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सम्मेलन। तो भारतीय कला इसमें और इतिहास का ये किसने आयोजन हुआ, कौन किया है आयोजन? तो इसमें नोएडा में आयोजन हुआ था। इसको किसने किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, IIH। ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, नोएडा में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज इसका। इसकी थीम क्या थी? कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। इसका उद्देश्य क्या है? महाकाव्य पर आधारित कलात्मक अभिव्यक्तियों को विविध विविध रूपों में उजागर करना। तो इसका काम क्या है? मूर्त और अमूर्त कला रूपों का संरक्षण। तो कोई पूछे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज का काम क्या है, तो जितने भी मूर्त, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज हैं, कल्चरल हेरिटेज हैं, उसको क्या करता है? ये संरक्षण करता है। ग्रेटर नोएडा में NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन। तो देखिए, NSDC क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अकादमी बनाई गई है कौशल विकास मंत्रालय के अधीन। कौशल विकास मंत्रालय का पूरा नाम क्या है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें एक निगम की स्थापना की गई है, कंपनी की तरह, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, इसी की पहल है। तो विश्व स्तरीय कौशल प्रदान करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया गया है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने देखा होगा 2015 में PM कौशल विकास योजना शुरू किया था। यह योजना पहले से एक योजना चल रही थी, स्टार योजना। स्टार क्या है? स्टैंडर्ड ट्रेनिंग असेसमेंट एंड रिवार्ड। ये योजना चल रही थी, उसको रिप्लेस करके PM कौशल योजना, क्योंकि देखे होंगे हमारे यहाँ, हाँ, वर्कफोर्स, यंग वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन स्किल्ड लेबर नहीं है। तो स्किल्ड लेबर चाहिए, इसलिए कौशल विकास योजना संचालित है। तो पूछ सकता है कब शुरुआत की गई। कई बार आजकल पुरानी स्कीम में पूछ रहा है, 2015 की, 10 की मतलब 2000 के इधर की भी स्कीम में पूछ रहा है। सबको लगता है करंट अफेयर में जो अभी स्कीम चल रही है वही केवल पूछेगा, तो कुछ स्कीम पुरानी भी पूछता है, जो
काफी लोगों को प्रभावित करे ऐसे इसके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है काशी तमिल संगमम। देखिए तमिल संगम आपको पता होगा कि ये संगम साहित्य से में वहां पे संगम में कवियों का मिलन होता था बहुत सारे लोगों का, उसको संगम कहते हैं। देखिए मैंने याद किया ये 3 संगम आपको जानना चाहिए। मस्त पुरवाई, पुरवाई मदुरा, मदुरा की, मदुरई की, किससे याद रखेंगे। तो पहला संगम हुआ था मदुरई में, कौन था, हस्त से अगस्त ऋषि। दूसरा हुआ था कपाटपुरम में, उसके कौन थे, अलैवई ऋषि। तीसरा था मदुरई में, उसके कौन थे, नकीरर थे। तो इस तरह से मेरा ट्रिक है याद करने का। तो ये पूछता है कि पहला संगम कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, कौन थे उसके गुरु, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये काशी तमिल संगमम, क्योंकि देखिए ये क्यों आयोजन किया गया, ये पहले इसका तीसरा संस्करण है, 2 बार हो चुका है। तो साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ इंडिया से डिस्टेंस फील करते हैं। देखिए दूरी, अभी बहुत सारा वहाँ पे हिंदी को लेकर विवाद हुआ था कर्नाटक में, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसको दोनों को पास लाने के लिए इंडिया में साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की भावना ना रहे, इसके लिए ये संस्करण का आयोजन किया। ये 4S पे बेस्ड था। 4S क्या है, सेंट ट्रेडिशन। सेंट ट्रेडिशन मतलब कि जो हमारी ऋषि परंपरा है उसको, दूसरा वैज्ञानिक साइंटिस्ट, सोशल रिफॉर्मर जो है, सामाजिक जो है चेतना जगाने वाले लोग, दो, चौथे हैं स्टूडेंट्स। तो ये 4 लोगों को एकजुट करना, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना और संवाद स्थापित करना। मार्च अगस्त ने महर्षि अगस्त थे, आप देखिए यहाँ पे उन्हीं की अध्यक्षता में पहला संगमम हुआ था यहाँ मदुरई में। तो ये नॉर्थ साउथ के सेतु के रूप में कार्य करते थे। उन्हीं की प्रेरणा से महाकुंभ के समय ये आयोजन हो रहा है। देखिए इसका आयोजन जो है फरवरी में ही किया गया है और इस समय 26 फरवरी तक आपका महाकुंभ चल रहा है। तो लोग आएंगे और कुंभ भी जाएंगे, इसलिए वाराणसी में हो रहा है, प्रयागराज जाएंगे यहाँ से। तो इतिहास इसका क्या है, 15वीं सदी में एक राजा थे जिसका नाम था हरिकेसरी परिकरण पांड, हरिकेसरी पांडे या परिकरण पांडे मान लीजिए। तो ये आए थे काशी से शिवलिंग ले जाने, वहां पे मंदिर स्थापना करने के लिए। तो ये लेके जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह शिवकाशी, जिस जगह का नाम है तमिलनाडु के पास, वहां पे जिस गाय जो खींच के ले जा रही थी, उसने ले जाने से आगे मना कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि शंकर जी यहीं रहना चाहते हैं, तो वहीं पे उन्होंने शिवकाशी मंदिर की स्थापना कर दी तमिलनाडु में। और शिवकाशी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि शिवकाशी इंडिया की पटाखा राजधानी, पटाखों की राजधानी है ये, पटाखों की कैपिटल है शिवकाशी। यहाँ पे 600-700 से ज्यादा कंपनियां हैं छोटी मोटी पटाखों की, वहीं बनता है। तो नेक्स्ट है तीन काशी, एक जगह है तमिलनाडु में, वहां पे विश्वनाथ पांड्यों ने ही काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। कब यहाँ काशी लोग साउथ से नहीं आ पाते थे पहले, जानते थे कि जान रहे हैं कि आने जाने की रास्तों की इतनी सुविधा नहीं थी, तो लोगों को आने में दूरी काफी थी, तो आने में दिक्कत होती थी। तो वहीं पे काशी विश्वनाथ मंदिर तमिलनाडु में साउथ का स्थापना किया था। कौन किया था, पांड्यों ने किया था। और एक फैक्ट और है इसकी, पूछता है दक्षिण भारत पे सबसे ज्यादा समय किसने राज किया, तो पांड्यों ने ही राज किया था। लगभग 1000 साल तक पांड्यों ने दक्षिण भारत पर राज किया है। नेक्स्ट है हिंडन नदी प्रदूषण। तो हिंडन नदी के बारे में, हिंडन नदी आप जानते हैं गाजियाबाद और नोएडा के में गुजरती है। इसमें प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। तो 2015 में सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको डेड रिवर, मृत नदी घोषित कर दिया था। तो बहुत ज्यादा जब बीओडी हो जाएगा उसका, तो नदी डेड हो जाएगी, क्योंकि उसमें जीव जंतु जो होंगे वो मरने लगेंगे। तो यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उसको ई श्रेणी में होता है। तो कई सारे उस श्रेणियों में प्रदूषण के हिसाब से ABCD बांटा गया है, उसमें ई श्रेणी में, खराब श्रेणी में है। तो इसका डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है, 1.43 से लेके 4, इतना कम हो गया था। जबकि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो होना चाहिए, जो कैटेगरी 6.5 से लेके 8 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। तो सहारनपुर, ये इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा फैक्ट। हिंडन नदी सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ी से निकलती है और नोएडा में यमुना से मिलती है। ये मानसूनी नदी है, मतलब 12 मासी नहीं है, क्योंकि हमेशा इसमें पानी नहीं होता है। तो
मानसून पे उसका जो है डिपेंड करता है। रिवर के प्रकार आपने पढ़े होंगे, पेरेनियल रिवर। काली कृष्णी इसकी सहायक नदी है। दो नदी है, काली और कृष्णी इसकी सहायक नदी है। यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति नहीं है, सभ्यता है। नेक्स्ट, गाजियाबाद और नोएडा, यहाँ पे दो नगर स्थित हैं, इंपॉर्टेंट नगर हैं भारत के, औद्योगिक नगर की तरह। अगला न्यूज है रंग रसायन और शिल्प, हस्तशिल्प प्रदर्शनी। कहाँ पे हुआ था ये पूछ सकता है, तो ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में एक एक्सपो मार्ट है, कई सारे जो प्रदर्शनियां होती हैं, आप ग्रेटर नोएडा में जो गया होगा वहाँ पे एक नॉलेज पार्क है, वहाँ पे कई सारे मार्ट बने हुए हैं और जगह काफी है, इसलिए वहीं पे ज्यादा एक्सपो होता है। तो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में हुआ है, बृहद कार्यक्रम हुआ भारत, लेकिन इसका जो बृहद कार्यक्रम हुआ वो भारत मंडपम में हुआ है, नई दिल्ली में, 14 से 17 फरवरी थे। बस इतना ही जानना है। अब एक संस्था है NSSTA का 17वां स्थापना समारोह, तो नेशनल स्टैटिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी, ये है राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण एकेडमी। तो ये क्या है, ये एकेडमी आप जानते होंगे, एक सर्विस होती है इंडिया में, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, भारतीय सांख्यिकी सेवा। इसमें आप अगर MA इकोनॉमिक्स से किए हैं तो इसमें इसको दे सकते हैं, और क्लास 1 की नौकरी है, ग्रुप A की। तो ये इसका 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है 13 फरवरी 2025 को, 17 साल इसके पूरा हुए स्थापना के। तो ये किसके अंतर्गत है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय है, उसके अंतर्गत आता है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है, सांख्यिकी उत्कृष्टता के माध्यम से शासन को सशक्त बनाना, क्षमता विकास और सहयोग के 17 वर्ष, इसको याद कर लीजिएगा थीम, ये थीम इंपॉर्टेंट है। इससे सांख्यिकी से एक फैक्ट आप लोगों को जानना चाहिए, हमारे यहाँ सांख्यिकी का पिता किसको कहा जाता है, तो PC महालनोबिस थे, महालनोबिस, इनको सांख्यिकी का पिता कहा जाता था। आप जानते होंगे जो दूसरी योजना थी, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था, वो महालनोबिस योजना के नाम से ही जाना जाता है। तो ये भारत में सांख्यिकी के पिता थे। सांख्यिकी, ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन लखनऊ में शुरू होगा। तो देखिए, मिसाइल का हमने बताया 2 कॉरिडोर है, ये डिफेंस कॉरिडोर, एक तमिलनाडु में है, एक यूपी में। अभी हमने यूपी के सारे 6 जो जिले हैं आते हैं डिफेंस कॉरिडोर में, उसको बताया। तो उसमें ब्रह्मोस फायर एंड टारगेट के सिद्धांत पे काम करता है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो ये मल्टी प्लेटफॉर्म, मतलब कि हवा से, पनडुब्बी से, पानी से जमीन से, कहीं से भी उसको आप छोड़ सकते हैं, रख सकते हैं। 2 चरण वाला होता है, एक ठोस होता है, एक रैमजेट होता है। इसमें 290 किलोमीटर का इसका टारगेट होता है। क्रूज मिसाइल है, देखिए मिसाइल 2 तरह की होती हैं, एक क्रूज मिसाइल, एक बैलिस्टिक मिसाइल। दोनों में अंतर क्या है, क्रूज मिसाइल जो होता है वो जनरली शॉर्ट रेंज होते हैं, कम दूरी के लिए यूज करता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है लॉन्ग रेंज के लिए यूज होते हैं। शॉर्ट में इसमें क्या होता है, क्रूज मिसाइल में इसको दागो और भूल जाओ, मतलब एक बार टारगेट सेट कर दीजिए तो ऐसे पहाड़ भी हो तो ये पहाड़ से ऐसे ऐसे चल के जाएगा, यहाँ पहाड़ के नीचे टारगेट उसको मार देगा। लेकिन ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये प्रोजेक्टाइल पथ पे चलती है, ये यहाँ से दागते हैं अगर आप तो ये ऊपर जाती है और गिरते समय ये ग्रेविटेशन का सहारा लेती है। और भी कई सारे अंतर हैं, बहुत सारे बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, उसको अलग टॉपिक में आपको पढ़िए। नेक्स्ट है भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट लखीमपुर खीरी में बनाया गया है। तो बायोपॉलीमर प्लांट क्या होता है, देखिए बहुत सारे हम लोग पॉलीथीन यूज करते हैं, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के इतने सारे यूजेज हैं कि ये एक तरह का हैजार्ड बन गया है, समस्या बन गई है। उसको रिसाइकिल करना, फिर पूरा रिसाइकिल नहीं हो पाता तो पॉल्यूशन करता है। तो इसको शुरू किसने किया है, बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है। ये मेक इन इंडिया के तहत होगा। मेक इन इंडिया किसके अंतर्गत आता है, देखिए DPIIT क्या होता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए और इंडस्ट्रियल ट्रेड, प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो एक उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक इकाई, इसमें मेक इन इंडिया एक पर्पज व्हीकल के रूप में स्थापित है। नेक्स्ट है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है, कतरनिया घाट वन्य कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, बहराइच में है ये।
यहाँ पे क्यों न्यूज में आया, 45 से एक 50 साल का नर हाथी का शव मिला है। इससे पहले भी एक नर तेंदुआ और एक नर बाघ की मौत हो चुकी है, इसलिए सुरक्षा की गंभीर चिंता है, इसलिए ये न्यूज में है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभ्यारण्य यूपी गंगा ऊपरी गंगा के मैदान में बहराइच जिले में फैला है। यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर भी शुरू किया गया था। किसको मिलाकर, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को मिला के, दुधवा टाइगर रिजर्व दोनों में मिला के बन जाता है। तो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं जानते हो, चीतल, हिरण, जंगली सुअर, बाघ, हाथी, तेंदुआ, ये सब पाए जाते हैं। और कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज भी हैं, जैसे घड़ियाल, बाघ, गैंडा, गंगा डॉल्फिन, दलदली हिरण, स्पीड खरगोश, बंगाल फ्लोरिकन, सफेद पीठ लंबी चोंच वाले गिद्ध और कई लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। इसमें एक नदी बहती है, ये इंपॉर्टेंट है, गिरवा नदी किस वन्यजीव अभ्यारण्य से होके बहती है, पूछ सकता है। तो ये किससे बहती है, वतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से। अगला न्यूज है सोलर डिहाइड्रेशन पढ़ा लिया। अब देखिए, डिहाइड्रेशन और रिहाइड्रेशन दोनों होता है। हाइड्रेट मतलब वाटर का ही आयन है हाइड्रेट। ये तो हाइड्रेट मतलब, डिहाइड्रेट मतलब कि पानी को हटाना, डिहाइड्रेट, रिहाइड्रेट मतलब पानी को लाना। देखे होंगे ओआरएस जो पीते हैं तो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है, ये तो पानी कम हो जाती है तब पानी डालते हैं। तो डिहाइड्रेट करने की ये प्रणाली है, किसानों को सोलर ऊर्जा के माध्यम से फसलों को सूखने में मदद करता है। जैसे बहुत सारी सब्जियां हैं खराब हो जाती हैं, तो उसके लिए आईआईटी कानपुर और इसमें नाबार्ड और सीएसजेएम यूनिवर्सिटी कानपुर के सहयोग से विकसित किया गया है। ये सोलर ऊर्जा से चलने वाली एक टेक्नोलॉजी है जो कि इनके फसलों को सुखाने में मदद करेगी, और सुखाने के बाद फिर वो उसको प्रिजर्व करना आसान हो जाता है, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। नाबार्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं। नाबार्ड जो है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंक है। ये क्या करता है, लोन देता है बहुत सारी ग्रामीण परियोजनाओं के लिए। इसकी स्थापना पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई है, तो शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर संसद के अधिनियम द्वारा 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका कार्य क्या है, कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए लोन क्रेडिट देने का ही काम करता है। अगला न्यूज है फीकल कोलाइफॉर्म बैक्टीरिया। तो कोलाइफॉर्म, फीकल क्या होता है, फीसेज आप जानते हैं, जो मल मूत्र होता है, जो ये कोलाइफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया है प्रयागराज में, गंगा यमुना के कई स्थानों पर ये पाया गया है कोलाइफॉर्म बैक्टीरिया। तो इसमें क्या होता है, जल इतना ज़्यादा इसकी मात्रा थी 2500 यूनिट पर 100 ml वाटर में मिला है। इतना ज़्यादा इसकी मात्रा थी कि वो पानी अनपयुक्त हो जाता है पीने में, यहाँ तक कि नहाने के लिए भी अनपयुक्त हो जाता है। इससे कई बीमारियां होती हैं, जैसे जठरांत संक्रमण, जो हाथों का संक्रमण होता है, त्वचा और नेत्र संक्रमण होता है, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जैसी अन्य समस्याएं हो सकती हैं। बीमारी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग कहेंगे तो बीमारी पे एक लेक्चर हम बना देंगे। नेक्स्ट है उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991। तो ये एक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट करके आया था, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। इसमें कहा गया कि 1991 में आया। 15 अगस्त 1947 जब इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद अगर कोई रिलीजियस प्लेस है, कोई मंदिर है तो वो मंदिर ही रहे, कोई मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहे, कोई गुरुद्वारा है तो वो गुरुद्वारा ही रहे, उसका जो नेचर है वो चेंज ना किया जाए, ये कट ऑफ टाइम दिया। इसमें बाबरी मस्जिद का एक अपवाद था, क्यों था ये आप लोग बताइएगा हमें कमेंट में लिख के, कि बाबरी मस्जिद इस नियम के अंतर्गत क्यों नहीं आता। आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा, पता चलेगा आप लोग करंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही जानना है। इसमें डाउनलोड करिए और पढ़ते रहिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।